अच्छे स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमारा एक्सेल कंटिन्यू था और हम लोगों ने सब टोटल तक परफॉर्म कर लिया था। सही है। आज नेक्स्ट टॉपिक हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं और वो है आप लोग के पास पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल का इस्तेमाल भी याद रखिएगा किस लिए किया जाता है। अपने डेटा को समराइज और कैटेगराइज करने के लिए आप पाइवोट टेबल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो कॉन्सेप्ट सब टोटल का था वही कॉन्सेप्ट आपका पाइवोट टेबल का भी है। सब टोटल भी डेटा को समराइज कैटेगराइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सेम इसी तरीके से पाइवोट टेबल का इस्तेमाल भी डेटा को समराइज और कैटेगराइज करने के लिए किया जाता है, लेकिन सब टोटल से कई ज़्यादा बेहतर पाइवोट टेबल है। और वो कैसे, वो आपको भी पसंद में आ जाएगा। अब देखो, आपके पास एक सामने डेटा बना हुआ है और आपसे कहा यह जाता है कि यार इस डेटा का आप पाइवोट टेबल बनाएं, कैटेगराइज करें, समराइज करें। तो कोई इशू नहीं है, आपने करना है, आप जितना डेटा है उस पूरे डेटा को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मेन्यू में जाके पाइवोट टेबल, इंसर्ट मेन्यू में जाके पाइवोट टेबल, ये एक नई शीट पे आपका पाइवोट टेबल ड्रॉ करके लेकर आएगा। आप कहाँ जाओगे? इंसर्ट मेन्यू में आके पाइवोट टेबल। रेंज हम लोगों ने ले ली थी, उसने शो कर दी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आप ओके करोगे। जैसे ही ओके करोगे एक नई शीट आपके पास ओपन हो जाएगी। अब जिस लिहाज से लेफ्ट साइड पे तमाम फील्ड्स पे टिक करोगे उस लिहाज से पूरी समरी यहाँ पे आके आपको शो कराएगा। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कंट्री, बुक्स, क्वांटिटी, सेल। ये देखो, कर दिया समराइज। देखें यहाँ पे जो आपके पास डेटा बना हुआ है वो समराइज नहीं है, यानी कि आपने एक्सेल पाकिस्तान में भी सेल आउट करी हुई है, अमेरिका में भी सेल करी हुई है, इंडिया में भी करी हुई है, यूए में भी करी हुई है। सेम इस तरह से अगर बात करें टैली की बुक्स की, तो टैली की बुक्स यूए में भी शेयर आउट करी हुई है, इंडिया में भी करी हुई है, पाकिस्तान में भी करी है और अमेरिका में भी करी है। डेटा किशफिश हुआ हुआ है, आगे पीछे हुआ हुआ है, लेकिन ये जो सामने अब आपके पास डेटा बनकर आ रहा है, एक मिनट, अब यहाँ पर आके जो आपके पास ये डेटा बनकर आ रहा है इसने पूरा समराइज कर दिया। पहले तो ये बता रहा है, एक मिनट पैटर्न फिर से बना लेता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी गलती हुई है। एक मतलब फिर से देख लीजिए, सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मेन्यू में आके पाइवोट टेबल, रेंज हमने ले ली थी उसने शो कर दिया। ओके करोगे, जैसे ओके करोगे एक नई शीट बनेगी। फिर इस शीट पे यहाँ पर आकर जिस तरह से टिक करोगे उस तरह से पूरी समरी तुम लोग को यहाँ पे देखो शो करवा देगा। अब देखो मैंने क्या कहा कि ये जो डेटा था ये हमारा ना समराइज है ना कैटेगराइज है, आगे पीछे हुआ है, लेकिन ये जो आया ये पूरा समराइज होकर आ रहा है। सबसे पहले तो आपको ये बता रहा है कि भाई अमेरिका में टोटल 420 बुकें बेची और अमेरिका में 2,44,000 रुपये इसीलिए। अमेरिका में एक्सेल की 130 बुकें बेची, 30,000 की सिल हुई है। पेशी की 110 बुकें बेची, 1,60,000 की सिल हुई है। टैली की 180 बुकें बेची, 54,000 की सेल हुई है। फिर इंडिया की बता रहा है कि इंडिया में 260 बुकें बेची गई है और 2,10,00,000 की सेल है। इंडिया में सिर्फ ये दो बुकें बेची गई हैं, इतनी क्वांटिटी इतनी सेल। फिर पाकिस्तान, यूएई और आखिर में आके ग्रैंड टोटल भी शो कर रहा है कि टोटल 1,110 बुकें बेची गई हैं और 9,24,000 रुपये की सेल। सही। यानी कि जिस लिहाज से आप यहाँ पे ट्रिक करोगे उस लिहाज से पूरी समरी यहाँ पे आके शो करेगा। मैं कहता हूँ ये सब हटाओ, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताओ कि मैंने कौन सी कंट्री में कितनी सेल करी है। तो कंट्री और सेल, ये देख लो। अच्छा एक काम करो, क्वांटिटी भी शो कर दो, क्वांटिटी दार है। अब देख लो और समराइज हो गया कि अब बता रहा है अमेरिका में सिर्फ 2,40,000 की सेल की है, 420 रुपये बेची है अमेरिका में। इंडिया में इतनी क्वांटिटी इतनी सेल्स हुई है और इतनी क्वांटिटी बेची है। अच्छा ये सब भी हटाओ, अब मैं कहता हूँ मुझे ये बताओ कि मैंने कौन सी बुक की कितनी सेल करी है। तो बुक्स और सेल। अच्छा एक काम करो, क्वांटिटी बता दो, क्वांटिटी। यानी कि जिस लिहाज से अपनी फील्ड्स को आप सिलेक्ट करेंगे उस लिहाज से पूरी समरी यहाँ पर आके आपके पास शो करेगा। उस वक्त पहले मैंने कंट्री पे पहले टिक करा था तो कंट्री यहाँ पे पहले आ रही थी। अब मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल बुक्स, कंट्री, क्वांटिटी, सेल। तो अब देख लो बुक्स तो टारगेट रहते हैं, बुक्स पहले आ गए कि टोटल 180 की एक्सेल की 390 बुकें बेची गई हैं और 3,40,000 की भी सेल हुई है। एक्सेल की इन मुल्कों में बुक्स बेची गई हैं, सॉरी एक्सेल की इन मुल्कों में बुक्स बेची गई हैं, इतनी इतनी क्वांटिटी इतनी इतनी सेल। फिर पेशरी, फिर टैली और आखिर में ग्रैंड ग्रैंड टोटल भी शो कर रहा है। पाइवोट टेबल में रहते हुए इसमें एक और चीज ये देखो, बाय डिफॉल्ट हमारी मत पाइवोट टेबल में रहते हुए बाय डिफॉल्ट
फर्स्ट कॉलम पे ऑटो फिल्टर भी अप्लाई होता है, यानी कि अगर आपको तमाम बुक्स का डेटा नहीं देखना, आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहिए टैली का डेटा, तो उसी तरह से आप सिर्फ क्या सेलेक्ट कर लोगे, टैली, देन ओके करोगे। तो ये देख लो, सिर्फ और सिर्फ टैली के डेटा की समरी लेकर आएंगे। वापस लाना है, क्लिक करो, सेलेक्ट ऑल, देन ओके। आगे समझ में। सेम इसी तरह से पाइवट टेबल में एक और चीज़ ये देखो, अभी जो मेरा मेन डेटा है, इस मेन डेटा में फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यानी मिसाल के तौर पे जहाँ जहाँ एक्सेल लिखा हुआ था मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया वर्ड में। सही है, जहाँ जहाँ एक्सेल लिखा हुआ था मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, वर्ड में। और थोड़ी सी मैं अपनी क्वांटिटी भी चेंज कर देता हूँ। अब देखो ये मैं जो मेन डेटा था, इस डेटा में थोड़ा सा मैं चेंज लेकर आ गया। अब जो मैंने पाइवट टेबल बनाया था, अब जब मैं उसमें जाता हूँ तो यार यहाँ पे तो देखो कोई चीज़ नहीं आया, ये तो एज इट इज इसी तरह से आ रहा है। तो क्या करूँ, डिलीट करके फिर से पाइवट टेबल बनाऊँ, ज़रूरत नहीं है। इस बात को याद रखिएगा कि आप अगर अपने असल मेन डेटा में कोई चेंज लेकर आएँ और बाय डिफॉल्ट इसको पाइवट टेबल पे अप्लाई करना है, तो आप कहाँ जाओगे, ऊपर देखो एनालाइज का मेन्यू आ रहा है, और एनालाइज में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ रिफ्रेश पे क्लिक करना है। एनालाइज में जाओगे और एनालाइज में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ किस पे क्लिक करना है, रिफ्रेश पे। जैसे ही रिफ्रेश पे क्लिक करोगे, ये देखो पूरा डेटा तुम लोग के पास चेंज आएगा। यानी कि अगर आप अपना असल मेन डेटा में कोई चेंज लेकर आते हैं और बाय डिफॉल्ट उसको आपको पाइवट टेबल पे अप्लाई करना है, तो कहाँ जाओगे इसके लिए, ऊपर एनालाइज का मेन्यू आ रहा है और एनालाइज पे में जाने के बाद रिफ्रेश पे क्लिक करोगे आप। सही है जी। जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो जितनी चेंजिंग आप पुराने डेटा पे करके आए थे ऑटोमेटिकली आपकी पाइवट टेबल जो आप बना के लेकर आ रहे हैं उस पर अप्लाई हो जाएगा। ऑल्टर F5 शॉर्टकट की होती है रिफ्रेश के लिए, ऑल्टर F5, याद रखिएगा। क्लियर। अच्छा पाइवट टेबल, अब एक लास्ट चीज़ और देखो कि ये तो एक नई शीट पे बना के लेकर आया पाइवट टेबल। अगर आपसे कहा जाए नहीं भाई, अच्छा एक और चीज़ देखना, ये देखो ये एनालाइज का मेन्यू आ रहा है, ये जो ये पाइवट टेबल की फील्ड्स आ रही है ना, ये उसी सूरत में शो होंगी जब आपका ये जो कर्सर है पाइवट टेबल के अंदर होगा। अगर इस कर्सर को उठा के मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, तो ना ये देखो फील्ड्स शो होंगी तुम लोग की, ना वो एनालाइज का मेन्यू शो होगा। तो एनालाइज का मेन्यू चाहिए या ये फील्ड्स चाहिए, तो उसकी शर्त क्या है कि जो आपका कर्सर है ये पाइवट टेबल के अंदर होना चाहिए, तभी वो फील्ड भी शो करेगा और एनालाइज का मेन्यू भी शो करेगा। राइट। पाइवट टेबल में एक लास्ट चीज़ और देखो, अब ये तो आपका एक नई शीट पे बना के लेकर आया था। अगर आपसे कहा जाए नहीं भाई आप उसी शीट पे रहते बनाए, तो कोई इशू नहीं है, उसी शीट पे रहते ही बनाया जा सकता है। कैसे, सेलेक्ट करा आपने डेटा, सेलेक्ट करने के बाद आप कहाँ जाओगे, इंसर्ट मेन्यू में आके पाइवट टेबल, ओके नहीं करोगे आप इसको, ओके नहीं करना, यहाँ पे आके लोगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट और लोकेशन में वो एरिया सेलेक्ट कर लेना जहाँ पाइवट टेबल तुम लोग को ड्रॉ करना है, वो रेंज ले लेना जहाँ पे पाइवट टेबल ड्रॉ करना है एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, देन ओके। ये देखो, चेक करो उसके अपनी शीट से, ये देख लो। तो इधर ही रहते हुए सेम शीट पे भी आप पाइवट टेबल ड्रॉ कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। पूरा पाइवट टेबल देख लो आपके सामने यहीं पे बनकर आ गया। राइट। तो ये था आपके पास पिवट टेबल। नेक्स्ट आपके पास कंसोलिडेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, याद रखिएगा, दो या दो से ज़्यादा डेटा को या शीट्स को एक डेटा या एक शीट में मर्ज करने के लिए आप कंसोलिडेशन का इस्तेमाल करेंगे। दो या दो से ज़्यादा डेटा को या शीट को एक डेटा या एक शीट में मर्ज करने के लिए कंसोलिडेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो ये तीन मुख्तलिफ सेल्स आ रही हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। इम्प्लाई मेरे सेम है लेकिन उन्होंने कुछ अलग अलग सेल्स करी हैं। अब मेरा मैनेजर मेरे से ये कहता है यार इन सबकी सेल्स मुझे अलग अलग नहीं देखनी, एक काम करो कि इन तीनों शीट्स का मर्जर एक ही शीट में होकर आ जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम आ रहे हो और यहाँ पे उनकी टोटल सेल आ जाए, तीन अलग अलग शीट देखना नहीं पड़ेंगी उन्हें, तो कोई इशू नहीं है। आप क्या करोगे, सिंपल, कर्सर को आप कहीं बाहर रखोगे, सेलेक्ट नहीं करना, कर्सर को आपने कहीं भी बाहर रखा, सही है। और डेटा मेन्यू में आके कंसोलिडेट, डेटा मेन्यू में आके कंसोलिडेट, रेफरेंस मांग रहे हैं, तो पहला रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया तुम लोगों ने, ऐड करवाओ, दूसरा रेफरेंस सेलेक्ट करा, ऐड करवाया, तीसरा रेफरेंस सेलेक्ट करा, ऐड करवाइए। जब तमाम रेफरेंस ऐड हो जाएं
ओके कर दो। आंसर तो आ गया, लेकिन ना टॉप रो आ रही, ना लेफ्ट कॉलम आ रहा है। तो बगैर बाहर क्लिक करे, क्लिक मत करना, बगैर बाहर क्लिक करे वापस जाओ कंसोलिडेट में। वापस जाओगे आप लोग किसमें, कंसोलिडेट में। एक मिनट रुक जाइएगा फैस। कंसोलिडेट में जाने के बाद टॉप रो ओके करा। अब ये आ गया तो ये नहीं आ रहा, फिर से बगैर बगैर बाहर क्लिक कंसोलिडेट लेफ्ट कॉलम, देन ओके अगेन। ये देख लीजिए। अब देख लो रमीज की कह रहा है 15,000 है, देख लेते हैं हम लोग। 5,000 ये रही रमीज की, 4,000 ये रही, 9,000 और 6,000 ये हुआ 15,000। रियान कह रहा है, शाजिफ कह रहा है 13,000 है। 3, 8 और 5 हो गए 13। सही है। अच्छा, अब ये सवाल कि सर आपने अलग अलग क्यों करा, आप डेटा को अलग रहते, आप अलग एट अ टाइम भी टॉप रो लेफ्ट कॉलम पे क्लिक कर सकते थे, नहीं, आपको एक एक करके ही क्लिक करना होगा। अगर आप ये करेंगे कि उसी वक्त टॉप रो लेफ्ट कॉलम पे क्लिक कर दोगे तो ये क्या करेगा, कभी टॉप रो शो कर देगा तो लेफ्ट कॉलम नहीं कराएगा, और लेफ्ट कॉलम करेगा तो टॉप रो शो नहीं करेगा। कोई ना कोई एक चीज में जो है, ये इस बात को याद रखना। आगे से मैं एक मरतबा फिर से समझा रहा हूँ, देख लीजिएगा। पहले मैं पुराना डेटा डिलीट कर देता हूँ। फैज पूछे थे, इफ द डेटा इज नॉट सेम देन वी कैन। नहीं फैज देखो, रिपीटेशन होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल रमीज यहाँ पर है, रमीज यहाँ पर भी है और यहाँ पे नहीं है, मार्च में रमीज दो में तो है, तो दो का आंसर तो वो लेकर आ जाएगा, लेकिन तीसरे का लेकर नहीं आएगा। रिपीटेशन होनी लाजमी है फैज, सही है। अगर रिपीटेशन नहीं है मेरे दोस्त तो फिर ये कंसल्टेशन अप्लाई नहीं कर पाओगे तुम। सही है। अच्छा जी, एक मतलब फिर से देख लीजिएगा सेल को आपने। जी फैज। नहीं, मंथ देखो, मंथ अगर अल्फा न्यूमेरिक है तो फिर शो नहीं करेगा, सिर्फ अल्फाबेटिक है तो शो कर देगा वो, सही है, क्योंकि लाजमी था मंथ का सम तो नहीं हो सकता ना। फहद। मंथ और यहाँ पे हाँ, और मंथ तुम ये वाला पूछो फहद, तो मेरे दोस्त फिर कंसोलिडेट करने का फायदा क्या है। मैं यही तो कह रहा हूँ फहद, हम कंसोलिडेशन इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, कंसोलिडेशन का इस्तेमाल करने का फायदा क्या है फहद। मैंने कॉन्सेप्ट क्या दिया, दो या दो से ज्यादा डेटा को एक डेटा में कंबाइन करने के लिए, एक शीट में कंबाइन करने के लिए आप कंसोलिडेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त ये तो ऑलरेडी तीन अलग अलग डेटा थे, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर हमें ऑलरेडी नाम ही चाहिए था तो नाम वाइज, नेम वाइज तो ये है, फिर कंसोलिडेट करने का फायदा क्या है। सम कंपाइल कोई करता है मेरे दोस्त, फर्क कुछ नहीं है। कंसोलिडेशन तीन अलग अलग डेटा को कंपाइल करके लेकर आ रहा है असलम। सही है। एक मिनट रिपीट कर रहा हूँ, पहले मैं एक मतलब जो सवाल आ रहे हैं उनको मैं समझा देता हूँ, फिर मैं रिपीट करने ही जा रहा था, रुकिएगा जरा। तो मैं ये बता रहा था असलम कि सम तो नॉर्मल सम करता है, वो कंपाइल कोई करता है आपके डेटा को, यहाँ पे तो देखो कंपाइल करके लेकर आ रहा है ना तीन अलग अलग डेटा को। सही है असलम। अच्छा चीज, सेल को आपने देखिए, एक मतलब फिर से समझा रहा हूँ, सेल को आपने कहीं भी बाहर रखा, डेटा मेन्यू में आके कंसोलिडेट, रेफरेंस मांग रहा है तो पहला रेफरेंस सेलेक्ट करोगे, ऐड करवाया तुमने। दूसरा रेफरेंस सेलेक्ट करवा, ऐड करवाया तुमने। तीसरा रेफरेंस सेलेक्ट करा आपने, ऐड करवा दिया। जब तमाम रेफरेंस ऐड हो जाएं तो ओके कर दो। ये देखो, आंसर तो आ गया, लेकिन ना टॉप रो आ रही है, ना लेफ्ट कॉलम आ रहा है। तो बगैर बाहर क्लिक करे वापस जाओ कंसोलिडेट में। वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम टॉप रो पहले ले लो या लेफ्ट कॉलम, लेकिन स्टेप बाय स्टेप टॉप रो, कंसोलिडेट, लेफ्ट कॉलम। ये देखो, क्लियर है। अच्छा, एक और चीज आप देखिएगा, जरूरी नहीं है कि कंसोलिडेट में ये याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप समी करना चाहें। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एवरेज भी ले सकते हैं, यानी कंसोलिडेट जाओ, ऊपर फंक्शन चेंज कर लो, यहाँ पे आके आपको कौन सा कर लो, एवरेज, देन ओके। ये देखो, तो ये एवरेज भी बता रहा है तीन शीट्स का कंबाइन करके। डिपेंड करता है जो आप, अगर आप काउंट करना चाहते हो आप आगे काउंट कर लो, तो काउंट करके डिपेंड करता है जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आप यहाँ पर आके कर सकते हैं, राइट। अच्छा, किस तरीके से सेम हो सलीम, सेम किस तरह से कह रहे हो आप कह रहे हैं कि सर ये जरूरी है कि डेटा की नेचर सेम हो।
सेम किस तरह से कह रहे हो? अगर तुम ये कह रहे हो कि भाई रेयान यहाँ पे एक जैसा लिखा हुआ है, तीनों में आखिर में लिखा हुआ है, तो नहीं, इसका कोई मसला नहीं है। अगर रेयान ऊपर भी होगा ना, ये आगे पीछे भी हो नेम सलीम, तो कोई इशू नहीं है, ये आंसर लेकर आएगा। लेकिन ये याद रखना मेरे दोस्त की रिपीटेशन होनी लाजमी है। अगर फॉर एग्जाम्पल रेयान यहाँ पे 2 शीट्स में है ना, तो वो 2 का आंसर लेकर आएगा, तीसरे का आंसर अगर तीसरे में है ही नहीं तो वो नहीं लेकर आएगा। या अगर फॉर एग्जाम्पल रेयान सिर्फ पहली वाली शीट में है और बाकी की 2 शीट्स में नहीं है, तो फिर रेयान का नाम यहाँ पे नहीं आएगा। इस बात को याद रखना। कंसोलिडेशन की शर्त क्या है कि 2 में कम से कम रिपीटेशन होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। सही है सलीम? हाँ, अगर वो तीनों में नाम तो आ रहे हैं लेकिन वो आगे पीछे हुए हैं तो भी आंसर वो लेकर आएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। राइट? अच्छा जी, तो ये था आपके पास कंसोलिडेशन। नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं चार्ट्स एंड ग्राफ। चार्ट्स एंड ग्राफ का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सर के आगे भी तो बताओ मियां असलम, क्या पूछ रहे हो? सर के आगे टाइप कर दिया करो ना मेरे दोस्त। अच्छा, मैं अब बता रहा था चार्ट्स एंड ग्राफ। चार्ट्स एंड ग्राफ का इस्तेमाल याद रखिएगा, नेम ज्यादा हो मतलब, चाहे वो आपके 50 नाम क्यों नहीं आ रहे हो या 100 नाम क्यों नहीं आ रहे हो, वो कंसोलिडेट करके लेकर आएगा। हाँ हाँ, तो कंपाइल करेगा। अगर 2 नाम जनवरी में फॉर एग्जाम्पल रेहान 2 मरतबा आ रहा है, तो उसका दोनों का सम एक साथ रेहान का शो करवाएगा, याद रखना। यानी कि अगर यहाँ पे 2 रुपए फॉर एग्जाम्पल और फिर यहाँ पे 3, तो 3 ये हो जाएगा। और यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 रुपए तो 8, और यहाँ पे 2 रुपए तो 10, टोटल 10 लेकर आएगा। यानी रिपीटेशन अगर एक ही शीट में 2 मरतबा भी है तब भी वो सम करेगा, इस बात को याद रखना असला। राइट? अच्छा, नेक्स्ट आपके पास चार्ट्स एंड ग्राफ। चार्ट्स एंड ग्राफ का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, याद रखिएगा, अपने डेटा को ग्राफ फॉर्म में या चार्ट फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए चार्ट्स एंड ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। अपने डेटा को ग्राफ फॉर्म में या चार्ट फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए चार्ट्स एंड ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके पास एक डेटा बना हुआ है और आपसे कहा जाता है यार इस डेटा का फॉरेन चार्ट बना है। अब फॉरेन चार्ट कैसे बनेगा? चार्ट बनाने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगता है, लेकिन विद इन अ सेकंड भी चार्ट बनाया जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। कैसे? सबसे पहले जिस डेटा का चार्ट बनाना है उस डेटा को आप सेलेक्ट करोगे, और सेलेक्ट करने के बाद फंक्शन की प्रेस करोगे F11। जैसी F11 की प्रेस करोगे एक नई शीट पे आपका पूरा चार्ट ड्रॉ होकर आ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि चार्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? F11। F11 के जरिए एक नई शीट पे आपका पूरा चार्ट ड्रॉ होकर आ जाएगा। अब चार्ट बनाने के साथ साथ चार्ट को पढ़ना भी आना चाहिए। अब देखो ये ब्लू कलर शो कर रहा है, ये किसको कर रहा है? ये आपकी क्वांटिटी को कर रहा है, ये देखो नीचे आ रहा है। सही है। और जो ऑरेंज कलर शो कर रहा है किसको कर रहा है? आपकी सेल्स को। यानी कि बता रहा है कि यार रमीज की जो क्वांटिटी है वो 20 से 30 के दरमियान है और जो सेल है उसकी ऑलमोस्ट 30,000 है। तो फरहान की तरह है जो उसकी क्वांटिटी है 50 से 60,000 के दरमियान है, और जो उसकी सेल है वो 60 से 70,000 के दरमियान है। अब इसके अलावा चार्ट को थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहो, कलरिंग वगैरह करना चाहो, तो देखो ये डिज़ाइन में ही मोर का ऑप्शन आ रहा होता है। यहाँ पे क्लिक करके बहुत सारे चार्ट तुम लोग को नज़र आ जाएंगे, कलरिंग में है या बहुत सारे फॉर्मेट्स आ रहे हैं। जिस तरीके का चार्ट तुम लोग को समझ में आता है वो यहाँ से आके तुम लोग आराम से सेलेक्ट कर सकते हो। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सेलेक्ट कर लिया कलरिंग वाला। इसके अलावा चार्ट के टाइप को चेंज करना चाहते हो तो ऊपर देखो ऑप्शन आ रहा है चेंज चार्ट टाइप। यहाँ पे क्लिक करके टाइप की ही चेंज की जा सकती हैं। यहाँ पे बहुत सारे चार्ट आ रहे हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट। ऐसे बेताशा चार्ट भी आएंगे हमने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं पढ़े। फॉर एग्जाम्पल ये वाटरफॉल वगैरह है, ये आपके बॉक्सेस एंड विस्कर्स हैं, ये वाले हमने नहीं, हमने ज़्यादा जो वर्किंग करी है कॉलम, लाइन, पाई, बार वगैरह पे करी है। खैर, जो भी चार्ट तुम लोग को समझ में आता है आराम से तुम लोग उसमें देखो उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये देख लीजिए। सही है। सेम इसी तरह से अब आपका मैनेजर कहता है यार वेल एंड गुड, आप तो चार्ट बना के लिया है, फॉरेन चार्ट बना के लिया है, लेकिन अब एक मसला इस चार्ट में ये आ रहा है कि अगर इनकी अमाउंट्स को मुझे इनकी वैल्यूज चाहिए तो उनकी वैल्यूज को देखने के लिए बार बार मुझे बैक पे शीट पे जाना पड़ रहा है। आप एक काम करें कि ये जो इनकी अमाउंट्स हैं, ये जो फिगर्स हैं, ये भी उठ के इस चार्ट में शो हो जाए, ताकि मैं मेरी ये चार्ट पढ़ना और आसानी हो जाए। तो कोई इशू नहीं है। अगर चार्ट की वैल्यूज तुम लोग को चाहिए ना, तो ये जो प्लस का साइन आ रहा है ये क्या कहलाता है? चार्ट एलिमेंट्स कहलाता है। इस पर क्लिक करोगे, वैल्यूज चाहिए ना, तो वैल्यूज आने किस पे क्लिक करना है ना? डेटा लेबल्स पे। ये देखो, अब आपके लिए चार्ट पढ़ने में और आसानी हो गई। अब आप आराम से देख सकते हैं कि यार रमीज की जो क्वांटिटी है 25,000 है और जो सेल है उसकी 30,000 है। फरहान की जो क्वांटिटी है 55,000 है और जो उसकी सेल है 65,000 है। अब आपका मैनेजर कहता है यार जबरदस्त, आपने ये भी कर दिया, अब एक काम और कर दो, आखिरी काम,
कि जो पूरा डेटा है ना, ये पूरा डेटा उठ के ही मेरे पास चार्ट पे शो हो जाए, ताकि मुझे इस शीट पर आने की रिक्वायरमेंट ही ना रहे। तो कोई इशू नहीं है, आप वहीं आओगे चार्ट एलिमेंट्स में, और चार्ट एलिमेंट्स में आने का डेटा टेबल पे टिक कर देना, पूरा टेबल भी देखो नीचे शो हो गया। आगे समझ में? तो अगर इस बात को आपको वैल्यूज चाहिए तो वैल्यूज लाने के लिए किस पे क्लिक करना है, डेटा लेबल्स पे। अगर टेबल लाना है तो किस पे क्लिक करोगे, डेटा टेबल पे क्लिक करोगे। अच्छा एक बात गौर से समझ लें, अगर किसी के पास पुराना एक्सेल इंस्टॉल हुआ हुआ है, हम तो लेटेस्ट वर्जन पे वर्किंग कर रहे हैं, अगर किसी 2007 या 10 का एक्सेल इंस्टॉल हुआ हुआ है ना, और अगर वो बंदा चार्ट्स और ग्राफ के टॉपिक पे वर्किंग कर रहा है, चार्ट या ग्राफ बना रहा है, तो अगर उसको दो ये अमाउंट चाहिए चार्ट में या टेबल चाहिए, तो उसके उसको क्या करना होगा, उसमें 2007 या 10 के एक्सेल में ये चार्ट एलिमेंट्स का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इस तरह से नहीं दिया हुआ। अगर उसको वैल्यूज लेकर आनी है या टेबल लेकर आना है, तो चार्ट एलिमेंट्स का 2007 और 10 का एक्सेल नहीं दिया हुआ, उसमें 10 में ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो उसको क्या करना होगा, उसको लिए वो जाएगा आपके लेआउट मेन्यू में, ऊपर एक मेन्यू आ रहा होता है लेआउट का मेन्यू, और लेआउट के मेन्यू में जाने के बाद उसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा शो वैल्यूज और शो डेटा टेबल, सो उस पर आके क्लिक कर देना। एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ, क्या बताया कि अगर किसी स्टूडेंट का 2007 और 10 का ऐसे इंस्टॉल हुआ हुआ है और वो चार्ट्स एंड ग्राफ पे वर्किंग कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना होगा कि अगर उनको वैल्यूज चाहिए या टेबल चाहिए, तो उसके लिए वो लोग जाएंगे, ऊपर लेआउट का मेन्यू आ रहा होगा, लेआउट के मेन्यू में आएगा शो वैल्यूज और शो डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे। फिर हो गई बात। और एक लास्ट चीज और देख रहे हैं, ये तो एक नई शीट पे चार्ट बना के लेकर आया, अगर आपको उसी सेम शीट पे चार्ट बनाना है तो उसके लिए क्या करोगे यार, कोई इशू नहीं है। अगर सेम शीट पे चार्ट ड्रॉ करना है तो आपने डेटा को सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मेन्यू में जाके ये देखो सारे चार्ट आ रहे होते हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, बहुत सारे चार्ट, जो भी चार्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मुझे कॉलम चार्ट ही चाहिए लेकिन 3D फॉर्म में चाहिए, ये देख लो। तो सेम शीट पे रहते हुए भी आप चार्ट बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कलरिंग वगैरह वही देख लो। अमाउंट चाहिए तो वहीं गए डेटा लेवल्स में, ये देख लो। सही है, टेबल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि वो टेबल तो ऑलरेडी आ रहा है। तो अगर सेम शीट पे रहते बनाना है तो सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मेन्यू में जाके बनता है चार्ट, ये याद रखना सेम शीट पे। आगे समझ में क्लियर है अरसलान आपको भी? तो ये था चार्ट्स एंड ग्राफ। और इस चैप्टर का सॉरी लास्ट टॉपिक हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं, डेटाबेस फंक्शंस। डेटाबेस फंक्शन पहले मैं बाद में समझाऊंगा होते क्या है, पहले अभी सिर्फ फॉर्मूला समझना। फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला समझो फिर बाद में कॉन्सेप्ट दूंगा ये है क्या। फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल्स टू बी सम ब्रैकेट स्टार। सबसे पहले कह रहा है डेटाबेस, तो जितना डेटा है पूरा डेटा सेलेक्ट करोगे, कॉमा। फिर कहता है फील्ड, अब फील्ड क्या है, फॉर्मूला किस में लगा रहे हो, क्वांटिटी में लगा रहे हो ना, तो फील्ड क्या आएगी, क्वांटिटी की हेडिंग सेलेक्ट करोगे, सिर्फ हेडिंग, कॉमा। अब क्राइटेरिया में क्या आ जाएगा, ये रो और एक इसके नीचे आ जाएगा। क्राइटेरिया में क्या आएगा, ये रो और एक इसके नीचे वाली रो, ब्रैकेट क्लोज, देन एंड। सेम इसी तरह से आपके पास है डी एवरेज इज इक्वल्स टू बी एवरेज ब्रैकेट स्टार। सबसे पहले आपने डेटा सेलेक्ट करना है, कॉमा। उसके बाद फील्ड में क्या आएगा, क्वांटिटी में लगा रहा हो तो क्वांटिटी की हेडिंग आ जाएगी। और क्राइटेरिया में क्या आएगा आपके पास, ये रो और एक इसके नीचे वाली रो, ब्रैकेट क्लोज, देन एंड। इसी तरह से आपका डी मैक्स है, फिर डी मैंने आपके पास फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ फॉर्मूले का नाम चेंज होता जा रहा है। और इसी तरह से आपके पास डी काउंट है। सही है जी। सेल में भी सेम फॉर्मूला आएगा, सिर्फ एक चेंज आएगा, बता सकते हैं चेंज क्या आएगा स्टूडेंट? सेम फॉर्मूला है, सिर्फ एक चेंज आएगा, बताओ चेंज क्या आना चाहिए? वेरी गुड, इजिकल्स टू बिल्कुल सही है, डी सम ब्रैकेट स्टार। सबसे पहले कह रहा है डेटाबेस, तो जितना डेटा है पूरा डेटा सेलेक्ट करोगे, कॉमा। अब फील्ड क्या है आपके पास, सेल, तो बस ये चेंज आएगा, उस वक्त क्वांटिटी में लगा रहे थे तो क्वांटिटी की हेडिंग सेलेक्ट कर रहे थे, अब किस में लगा रहे हो, सेल में, तो आप फील्ड में क्या करोगे, सेल की हेडिंग सेलेक्ट करोगे। और क्राइटेरिया में क्या आ जाएगा, वही रो और एक इसके नीचे वाली रो। इसी तरह से आप लोग डी एवरेज भी देख लीजिए, सिलेक्ट करोगे डेटा, फील्ड में सेल की हेडिंग और क्राइटेरिया में ये दो रो, ब्रैकेट क्लोज, देन एंड।
आगे से में क्लियर है। अब सवाल ये है कि भाई ये डेटाबेस है क्या, और से समझिएगा, सामने दिखेगा। पहली बात तो ये, डेटाबेस मींस कलेक्शन ऑफ डेटा या इन्फॉर्मेशन ऑफ डेटा। डेटाबेस मींस कलेक्शन ऑफ डेटा या इन्फॉर्मेशन ऑफ डेटा। बहुत जबरदस्त चीज है ये डेटाबेस फंक्शन, और ऑफिशियली बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए गौर से समझना। डेटाबेस मींस कलेक्शन ऑफ डेटा या इन्फॉर्मेशन ऑफ डेटा। सबसे पहले तो पूरे साल मैंने जितनी क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी का डेटा बना हुआ, सही है। पूरे साल हमने जितनी क्वांटिटी बेची है, इस क्वांटिटी का सम करके लेकर आ रहा है कि भाई आपने पूरे साल ये क्वांटिटी बेची है। इस क्वांटिटी का एवरेज क्या बन रहा है, ये एवरेज बन रहा है। पूरे साल ज़्यादा से ज़्यादा हमने कितनी क्वांटिटी बेची है, ये क्वांटिटी बेची है। पूरे साल कम से कम कितनी क्वांटिटी बेची है, ये क्वांटिटी बेची है। और पूरे साल कितनी मरतबा सेल करी है, 10 मरतबा काउंट करके बता रहा है, 1 2 3 4 पूरा। फिर पूरे साल जितनी हमने सेल करी है, उस सेल का सम करके बता रहा है भाई ये सेल करी है पूरे साल। इस जो हमने सेल करी है इसका एवरेज ये बन रहा है। ज्यादा से ज्यादा पूरे साल ये सेल करिए, कम से कम इतनी करिए, और पूरे साल 10 मरतबा करिए। क्लियर। लेकिन बेसिकली इस चीज का फायदा क्या है, ये तो मैं यहाँ पे नॉर्मल सम मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तब भी यही आंसर लेकर आएगा। ऐसा ही है ना। तो फिर आपके पास डेटाबेस का क्या फायदा हुआ। अरसलान, थोड़ा सा अगर रुकोगे तो मैं वही आगे समझाने जा रहा था मेरे दोस्त। थोड़ा सा क्लास के साथ साथ चलो तो फायदे में रहोगे। थोड़ा सा रुका करो, आगे जो क्वेश्चन होता है मैं वो क्लियर करता हूँ बिल्कुल। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, मैं यही बता रहा था कि यार ये तो हम नॉर्मल सम मैक्सिमम मिनिमम से भी कर सकते हैं, तो फिर ये डेटाबेस लाने का क्या फ़ायदा हुआ। तो अब देखो डेटाबेस लाने का फ़ायदा क्या है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे रमीज, देन एंटर। ये देख क्या करा उसने। अब जो हमारा एम्प्लॉई है रमीज, पूरी रमीज की समरी उसने मुझे बता दी। कह रहा है रमीज ने पूरे साल 125 क्वांटिटी बेची है। देखो प्रूव भी कर लेते हैं। 40 ये बेची हुई, 30 ये बेची हुई, 70 और 55 ये हो गए 125। फिर रमीज ने जो क्वांटिटी बेची है उसका एवरेज ये बन रहा है। फिर बताया रमीज ने पूरे साल ज्यादा से ज्यादा 55 क्वांटिटी बेची है, रमीज ने कम से कम 30 क्वांटिटी बेची है, और रमीज ने पूरे साल 3 मरतबा सेल करी है, 1 2 3। रमीज ने जो सेल करी है वो टोटल सेल ये बन रही है। रमीज ने जो सेल करी है उसका एवरेज ये बन रहा है। रमीज ने ज्यादा से ज्यादा इतनी सेल करी है, कम से कम इतनी, और रमीज ने पूरे साल 3 मरतबा सेल करी है। अच्छा, एक और काम करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट। ये देखो अब क्या कर रहा है, अब रमीज का डेटा तो बता रहा है, लेकिन रमीज ने जो ईस्ट में डेटा सेलिंग करी है उसके लिए से पूरी समरी बता रहा है। कह रहा है रमीज ने पूरे साल 85 क्वांटिटी बेची है ईस्ट में, ये एवरेज बन रहा है। ईस्ट में रमीज ने ज्यादा इतनी क्वांटिटी बेची है, कम से कम ईस्ट में इतनी बेची है, और रमीज ने ईस्ट में 2 मरतबा सेल करी है। यहाँ पे देखो नॉर्थ का, एक ईस्ट में ये करी हुई इसने, और एक ये करी हुई, ये देखो। तो उस ईस्ट की रमीज ने ईस्ट में सेल करी, पूरी सेल की समरी बता रहा है आपको कि भाई ये ईस्ट में सेल करी है, ये एवरेज है, मैक्सिमम इतनी, मिनिमम इतनी है, पूरे साल 2 मरतबा। ये सब हटाओ। मैं कहता हूँ यार एक काम करो, साउथ। अब क्या कर रहा है, अब कोई इम्प्लाई वाइज नहीं, अब जो मेरा रीजन है साउथ, पूरी साउथ की समरी बता दी उसने मुझे। कह रहा है साउथ में 175 क्वांटिटी बेची है, ये एवरेज बना है। साउथ में ज्यादा से ज्यादा 85 क्वांटिटी बेची है, कम से कम 30 क्वांटिटी, और साउथ में 3 मरतबा सेल हुई है, 1 2 3, और कहीं भी नहीं आ रहा देख। फिर साउथ में ये सेल हुई है, ये एवरेज मैक्सिमम इतनी, मिनिमम इतनी, पूरे साल दिया। यानी कि जिस लिहाज से आप यहाँ पे क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे, उस लिहाज से पूरी समरी यहाँ पर आपके बना के लेकर आ जाएगा। बड़ी जबरदस्त चीज है, और आपको खुद समझ में आ गया होगा कि ऑफिशियली कितना ज्यादा यूजफुल है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे से मैं, अब क्लियर अरसलान। तो ये मेरे दोस्त नॉर्मल सम एवरेज के से इस्तेमाल नहीं हो सकते, याद रखिएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आके आपके पास आपके पास पाइवो चार्ट भी उसी में होता है फैज। जब आप यहाँ पे जाते हो इंसर्ट मेन्यू में मेरे दोस्त, तो ये देखो आपके पास ये पाइवोट चार्ट भी यहीं से बनकर आएगा। हमें ये आ रहा पाइवोट चार्ट। ये देख लो, जो पाइवोट डेटा की समरी बनाई थी, उसी का आप पाइवोट चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है जुबैर, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो ये याद रखना मेरे दोस्त, एक्सेल में एक चीज अप्लाई करने के लिए कई तरीकेकार हो सकते हैं, ये याद रखिएगा, सही है। एक्सेल यही काम आप चाहो तो भाई, अगर फॉर एग्जांपल जुबैर मैं तुम्हें कहूँ कि रमीज ने जो क्वांटिटी बेची है सिर्फ उसका सम करके लेकर आओ, तो तुम फौरन क्लिक करोगे यार सर ने सम इफ की कंडीशन बताई थी, तो ये इफ कंडीशन के जरिए भी हो सकता है जुबैर, ये याद रखना कि रमीज ने जो सिर्फ क्वांटिटी, रमीज की क्वांटिटी का सेल करना है,
तो याद है जब मैंने तुम लोग की क्लास ली थी इफ कंडीशन की, वहाँ पे समय समझाया था, तो ये वहां से भी हो सकता है। तो एक्सेल में एक चीज को करने के कई तरीके कार हो सकते हैं, इस बात को याद रखिए स्टूडेंट। डिपेंड करता है कि आपकी ग्रिप किस पे चाहिए, आपको किसके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर है, आप वो चीज अप्लाई करें। सही है, क्लियर। तो यहाँ पर आके हमारे पास एडवांस कमांड्स का टॉपिक चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब हम एक्सेल का सेकंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट करें, और वो है आपके पास मोर एडवांस कमांड्स। जस्ट मिनट में इसकी शीट शेयर करता हूँ आपके साथ। Database means collection of data या information of data. Database means collection of data या information of data. जुबैर। अच्छा जी, सेकंड लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट चैप्टर है आपके पास एक्सेल का, और वो है मोर एडवांस कमांड्स। और मोर एडवांस कमांड्स में सबसे पहले टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं डेटा वैलिडेशन सिंपल। डेटा वैलिडेशन सिंपल का इस्तेमाल याद रखिएगा किस लिए किया जाता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए डेटा वैलिडेशन सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। अब किस तरह की ड्रॉप डाउन लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल ये नाम है, यहाँ पे ये नाम लिखे और ये नाम मुझे यहाँ पे लिखना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ यार मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े। ये जिस तरह के जो बटन आ रहे हैं ना, इस तरह के यहाँ पे बटन आ जाए, उसमें तमाम नाम आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखो ये फॉन्ट है, अब इस फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे फॉन्ट्स शो हो जाएंगे, जो भी फॉन्ट चाहिए मुझे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेंगी ना। सेम इस तरह से अगर फॉन्ट साइज पर आ जाता हूँ, ये बहुत सारे फॉन्ट साइज आ रहे हैं, जो भी फॉन्ट साइज चाहिए मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह का ये देखो यहाँ पे कुछ नाम है, और ये नाम मुझे यहाँ पे लिखने हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े। इस आके बटन ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी आ जाए, उस ड्रॉप डाउन में से तमाम नाम आ रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे दो फायदे हो जाएंगे। पहला फायदा ये होगा कि एक तो मैं लिखने से बच जाऊंगा, और दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि मैं मेरा टाइम भी सेफ हो जाएगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा टाइम भी सेफ हो जाएगा, और जो भी मुझे चाहिए मैं आराम से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनती है गौर से देखना। जहाँ पे अप्लाई करना है, पहले उस एरिया को सिलेक्ट करोगे, ये एरिया मैंने एक सिलेक्ट कर लिया फॉर एग्जाम्पल 6 से लेके 14 तक, सही है। सिलेक्ट करने के बाद एक मिनट रुकिएगा उसमें। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग जाओगे डेटा मेन्यू में, डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद अलाउ में क्या सिलेक्ट करोगे, लिस्ट। अलाउ में क्या सिलेक्ट करोगे, लिस्ट। और सोर्स में वो एरिया सिलेक्ट कर लेना जिस चीज़ की आपको लिस्ट बनानी है, सोर्स में वो एरिया सिलेक्ट कर लेना जिस चीज़ की लिस्ट बनानी है, डन हो गया। अब देखो फायदा क्या हुआ, आ गया बटन ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब ये देखो जो भी नाम चाहिए वो मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया, जो भी नाम चाहिए देखो मैं आराम से यहाँ पर आकर सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो एक तो फायदा क्या हुआ, टाइम सेव हो गया, और दूसरा फायदा क्या हो गया कि मुझे लिखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अब मैं 14 ये देख लो, देखिए मैं आता हूँ 15 पे कुछ भी शो नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि मैंने रेंज ही कहाँ ली थी, 14 तक ली थी। हटाना है तो सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद वापस जाओगे डेटा मेन्यू में आके डेटा वैलिडेशन, और हटाने के लिए क्या कर देना, क्लियर ऑल। सेलेक्ट करने के बाद हटाने के लिए कहाँ जाओगे, वही डेटा मेन्यू आके डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद क्लियर ऑल, डन ओके। तो इससे क्या होगा कि वो जो आपके नाम थे वो तो उसी तरह से रह जाएंगे, लेकिन वो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट थी वो आपके पास से हट जाएगी। क्लियर। तो ये थी डेटा वैलिडेशन सिंपल। नेक्स्ट आपके पास डेटा वैलिडेशन एडवांस। डेटा वैलिडेशन एडवांस का इस्तेमाल याद रखिएगा किस लिए किया जाता है, टाइपिंग रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए आप डेटा वैलिडेशन एडवांस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिशियली जब हम लोग टाइपिंग कर रहे होते हैं, अच्छा एक मतलब फिर से रिपीट कर देता हूँ यार, ये देख लो। सबसे पहले जहाँ अप्लाई करनी है पहले उस एरिया को सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद डेटा मेन्यू में आके डेटा वैलिडेशन, अलाउ में क्या लोगे, लिस्ट, और सोर्स में वो एरिया सेलेक्ट करोगे जहाँ पे अप्लाई करनी है, वो एरिया सेलेक्ट कर लेना जिसका आपको लिस्ट बनानी है, डन ओके। तो इससे क्या फ़ायदा होता है असलम देख लो, कि दो फायदा होगा, एक तो मैं लिखने से बच गया, और दूसरा मेरा टाइम भी सेव हो गया, कि अब जो भी नाम मुझे चाहिए मैं आराम से सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब अगर मैं आता हूँ 15 पे तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा, क्योंकि रेंज ही मैंने कहा ली थी 14 तक ली थी, राइट। और हटाने का मैंने क्या बताया, हटाने के लिए वापस सिलेक्ट करा, डेटा वैलिडेशन में गए, सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन के क्लियर और डन ओके।
तो इससे क्या हो गया, वो जो नाम थे वो तो उसी तरह से रह जाएंगे, लेकिन वो जो बटन्स थे यानी कि जो ड्रॉप डाउन हिस्ट्री वो आपके पास से खत्म हो जाएगी। क्लियर है असलम? अच्छा नेक्स्ट ये आपके पास डेटा वैलिडेशन एडवांस। डेटा वैलिडेशन एडवांस का इस्तेमाल याद रखिएगा किस लिए किया जाता है। टाइपिंग रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए आप डेटा वैलिडेशन एडवांस का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह की टाइपिंग से? फॉर एग्जांपल ऑफिशियली हम लोग तेज़ी से टाइपिंग कर रहे हैं, मुझे टाइपिंग करनी थी 100 से लेके 100 तक, लेकिन हम लोग तेज़ी से टाइपिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें लिखना था फॉर एग्जांपल 74, गलती से 2 प्रेस हुआ, मैं आगे बढ़ गया। मुझे लिखना था फॉर एग्जांपल 86, गलती से 0 प्रेस हुआ, मैं आगे बढ़ गया। इस तरह की गलतियां हो जाती हैं और बाद में आके ये गलतियां सामने आ रही होती हैं। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि अगर मैं एक्सेल को रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि मुझे जो टाइपिंग करनी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है, इससे कम या इससे ज़्यादा मैं टाइपिंग करूँ तो एक्सेल मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दे, रोक दे। तो इस तरह की टाइपिंग रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए आप डेटा वैलिडेशन एडवांस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जहाँ पे अप्लाई करनी है पहले आपने उस एरिया को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद डेटा मेन्यू में आके डेटा वैलिडेशन, अलाउ में आप क्या लोगे? होल नंबर। अलाउ में क्या लोगे? होल नंबर। डेटा में लोगे बिटवीन। कह रहा है मिनिमम टाइपिंग कितनी करनी है, मैंने कहा 1। और कह रहा है मैक्सिमम, मैंने कहा 100। वो आप पे डिपेंड करता है, मिनिमम मैक्सिमम जो लेना चाहें कोई इशू नहीं है, आप अपनी टाइपिंग के लिए यहाँ से ले सकते हैं। सही है, डन। ओके, अब अगर मैं टाइपिंग करता हूँ 25, सही है। मुझे लिखना है 63, सही है। मुझे लिखना था फॉर एग्जाम्पल 74, गलती से क्या हुआ, मेरे से प्रेस हुआ 1, देन एंटर। जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये देख लो, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेट। वो कह रहा है भाई जो वैल्यू पे मैच नहीं कर रही जो डेटा वैलिडेशन लगी है। मैं कहता हूँ यार तुम रिट्राई तो करो। वो कहता है नहीं, पहले सही करो कि असल वर्ड था क्या। तो असल वर्ड क्या था? 74। अच्छा, जीरो, जीरो क्यों नहीं उठा रहा? बता सकते हैं जीरो क्यों नहीं उठाया भाई इसने? बिल्कुल, क्योंकि मैंने मिनिमम ही क्या ली थी, मैंने मिनिमम ही 1 अप्लाई करी थी, 1 से स्टार्ट करी थी। अगर 0 से करता तो 0 भी एक्सेप्ट कर लेता। अच्छा असल क्या था 10, और अगर मैं इससे बाहर आके टाइपिंग करता हूँ ये आराम से ले लेगा। क्यों? क्योंकि मैंने रेंज ही कहाँ तक ली थी, यहाँ तक ली थी। आगे समझे प्लेयर? तो ये है आपके पास डेटा वैलिडेशन एडवांस। अच्छा वेरी गुड। वकास का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि सर ये अगर वैल्यू फॉर्म में से आ रही हो, वकास आप ये खुद अप्लाई करके देखें। अच्छा क्वेश्चन से बिल्कुल, कि अगर आप वकास पूछें कि सर अगर फॉर्मूला आया हुआ है और फॉर्मूले से मैं कोई आंसर लेकर आता हूँ उसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये फिर क्या रिस्ट्रिक्ट करेगा हमें? तो वकास आप ये आप खुद ट्राई करो मेरे दोस्त। सही है, आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आप इसको खुद ट्राई करेंगे। अब इसी तरह से कोई डेटा बना लेना और नॉर्मल सम का फॉर्मूला अप्लाई करना और ड्रैग करके देखना फॉर्मूले को कि वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्ट करता है या नहीं करता। सही है। नेक्स्ट आपके पास पेस स्पेशल। पेस स्पेशल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है याद रखिएगा, यहाँ पे जो बता रहा हूँ, रॉ के डेटा को कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए और कॉलम के डेटा को रॉ में कन्वर्ट करने के लिए आप पेस स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉ के डेटा को कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए और कॉलम के डेटा को रॉ में कन्वर्ट करने के लिए आप पेस स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ नाम थे, ये मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया आपके पास स्टेप बाय स्टेप रॉ सॉन्ग, मुझे स्टेप बाय स्टेप कॉलम में लिखना था। तो क्या करूँ, एक एक करके डिलीट करूँ या एक एक करके कॉपी पेस्ट करके लिखूँ? जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, जो भी आपका डेटा है आपने इसको सेलेक्ट करके कॉपी करवाना है। कॉपी करने के बाद जहाँ पेस्ट करवाना है राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद ट्रांसपोज, देन ओके। ये देखो, तो जो भी आपका रॉ का डेटा था वो कॉलम में कन्वर्ट है, या आपको वापस करना है इसको कॉलम टू रॉ, तो कोई इशू नहीं है। आपने सेलेक्ट करा, कॉपी करवाया, जहाँ पेस्ट करवाना है राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, देन ट्रांसपोज, देन ओके। तो रॉ के डेटा को कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए और कॉलम के डेटा को रॉ में कन्वर्ट करने के लिए आप पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट आपके पास रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स का इस्तेमाल किया किस लिए किया जाता है? डुप्लीकेट वैल्यूज को डिलीट करने के लिए आप रिमूव डुप्लीकेट्स का नाम लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल रमीज हो गया या फरहान हो गया, मुझे एक एक मरता लिखना था, लेकिन वो एक्सेल में केस सेंसिटिव होता है। तो उसमें क्या हो, देख लीजिए अर्सलान एक मतलब फिर से, जो भी आपका डेटा आपने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद जहाँ पेस्ट करवाना है राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल,
और पेस स्पेशल में यानी का ट्रांसपोज, देन ओके। ये देखो अरसलान, सही है अरसलान। नेक्स्ट मैं बता रहा था आप लोग को रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स का इस्तेमाल किसलिए किया जाता है, याद रखिएगा, डुप्लीकेट वैल्यूज को डिलीट करने के लिए रिमूव डुप्लीकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब रमीज हो गया, फरहान हो गया, मुझे एक ही मरतबा लिखना था, लेकिन एक्चुअली केस सेंसिटिव है, वो मुझे लिखना एक ही मरतबा था, मैंने आर प्रेस करा, वो फिर से कॉपी पेस्ट हो गया। फरहान एक मरतबा लिखना था, एफ लिखा मैंने, वो फिर से कॉपी पेस्ट हो गया। ऐसी गलतियां हो जाती हैं, बाद में आके गलतियां सामने आ जाती हैं। तो अब क्या तरीके अपनाया जाए जिसके लिए हम लोग अपनी जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनको रिमूव कर सकें। तो इसलिए आप रिमूव डुप्लीकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, जो भी आपका डेटा है आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद डेटा मेन्यू में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल सा तरीका है। जो भी आपका डेटा था आपने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद डेटा मेन्यू में आके रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव डुप्लीकेट्स में जाने के बाद हमने सेलेक्ट कर लिया था, उसने खुद शो कर दिया है कॉलम में। आपको कुछ नहीं करना, आप ओके करोगे, जैसे ही ओके करोगे ये देख लो क्या कह रहा है 3 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एम रिमूव, 5 यूनिक वैल्यूज रिमेनिंग। कह रहा है 3 डुप्लीकेट वैल्यू को फाउंड करा और रिमूव कर दिया, बाकी 5 जो यूनिक हैं वो उसी तरह से आपके पास देख लीजिए शो है, आपको देख सकते हैं। क्लियर है। तो डुप्लीकेट्स वैल्यूज को डिलीट करने के लिए आप रिमूव डुप्लीकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आपके पास एम एस एक्सेल लिंकिंग विद एम एस वर्ड, यानी कि एक्सेल का लिंक वर्ड के साथ कैसे बनाया जाता है। एक्सेल का लिंक वर्ड के साथ कैसे बनेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो, लास्ट क्लासेस में मैं समझा कर आ रहा हूँ, ताकि अगर आपने क्लास ली नहीं है दोस्त, लास्ट क्लासेस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझा कर आ रहा हूँ, उसके जरिए जो आपका क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। आ, क्या बता रहा था मैं, एक्सेल लिंकिंग विद एम एस वर्ड, एक्सेल का लिंक वर्ड के साथ कैसे बनाया जाता है, वर्ड से देखिएगा। अब अगर आपको ये जो शीट है और इस एक्सेल का लिंक, शीट का लिंक एक्सेल का वर्ड के साथ बनाना है, तो क्या करोगे, जो भी आपका डेटा है, जो भी आपकी शीट है, आपने उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप वर्ड ओपन करेंगे, आप क्या ओपन कर लोगे, कॉपी करने के बाद वर्ड ओपन कर लेना। जस्ट वर्ड की स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वर्ड ओपन करने के बाद आप लोग जाओगे फाइल में, सॉरी फाइल में नहीं, आप लोग जाओगे पेस्ट में जाके पेस्ट स्पेशल, कहाँ चले जाओगे, पेस्ट में जाके पेस्ट स्पेशल। और पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद यहाँ पे आके लोगे पेस्ट लिंक, और यहाँ पे आके क्या लेना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट। एक मरतबा फिर से समझ लीजिए, वहां से याद रखना तुम लोग ने क्या करा, गौर से देख लो एक मरतबा। तुम लोग ने क्या करा, जो भी एक्सेल का डेटा था वहां से उसको कॉपी करवाया, कॉपी करने के बाद आपने वर्ड ओपन कर लिया। वर्ड ओपन करने के बाद आप जाओगे पेस्ट, और पेस्ट में आके पेस्ट स्पेशल में चले जाना। पेस्ट में जाने के बाद पेस्ट स्पेशल में जाओगे, पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद यहाँ पे आके लोगे पेस्ट लिंक, क्या सिलेक्ट करोगे, पेस्ट लिंक। और लिंक किसे बनाना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट, देन ओके। ये देखो, अब जो भी तुम्हारा एक्सेल का डेटा था वो वर्ड पर आ जाएगा। अब इसका फायदा क्या है, अब देखते हैं हम लोग इसका फायदा क्या है हमारे पास। एक मिनट रुकना, तुम लोग की शीट कहाँ गई यार, वो नहीं। ये देखो फायदा क्या है। अब अगर इस डेटा में कोई चेंजिंग करता हूँ, ये चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे भी कर देते हैं, सही है, ये चेंजिंग हो गई। अब अगर मैं जाता हूँ वर्ड में, ये देखो उसी वक्त एज इट इज पूरा डेटा आपके पास चेंज होते जाता रहेगा। यानी कि अब जो भी चेंज आप एक्सेल में लेकर आते हैं वर्ड में, ऑटोमेटिकली वो पूरा चेंज आपके पास होता रहेगा। क्लियर है। तो इस तरह से एक्सेल का लिंक बनाया जाता है वर्ड के साथ। नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट आप लोग के पास प्रिंटिंग ऑप्शंस, वैसे तो आप लोग को प्रिंटिंग ऑप्शंस आते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं तो देख लीजिए। अब देखो सामने एक डेटा बना हुआ है और आपसे ये कहा जाता है कि यार आप इस डेटा का प्रिंट करें, तो प्रिंट
बाद में आते हैं प्रिंट कैसे किया जाता है। सिंपल सा तरीका है, कंट्रोल पी कर लो शॉर्टकट की। अगर कंट्रोल पी नहीं करना चाहते तो फाइल मेन्यू में आके प्रिंट, ये सामने प्रिंट प्रीव्यू आ गया आप लोग के पास। एक मिनट, बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्या करोगे प्रिंट करने के लिए, फाइल में आके प्रिंट, ये सामने देखो प्रिंट प्रीव्यू तुम लोग के पास शो हो रहा है। प्रिंट प्रीव्यू तो आ रहा है, लेकिन मसला क्या आ रहा है, इसमें जो लाइंस होती हैं, जो ग्रिड लाइंस कहलाती है ना, वो ग्रिड लाइंस आ रही है, और ना जो रॉ कॉलम की हेडिंग होती है ABC 1 2 3 4, ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो इसके लिए आप कहाँ जाओगे, पेज सेटअप में जाओगे, और पेज सेटअप में जाने के बाद शीट का ऑप्शन में चलाना, और शीट में आएगा दो चीज़ों को टिक कर देना। एक करोगे ग्रिड लाइंस को, और एक करोगे रॉ एंड कॉलम हेडिंग्स। एक आप टिक करेंगे ग्रिड लाइंस, और एक आप टिक करेंगे रॉ एंड कॉलम हेडिंग्स। इसी तरह से इसमें एक और चीज़ होती है, हेड एंड फूटर। हेड एंड फुटर क्या होता है, पेज के ऊपर आपको कुछ लिखना है वो आपका हेडर कहलाते हैं, और पेज के नीचे आपको कुछ लिखना है वो आपका क्या कहलाता है, फुटर कहलाता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अगर आपको पेज के ऊपर लिखना है तो किस पे क्लिक करोगे, कस्टम हेडर पे। बैकअप नहीं बनाया जाता अली फरहान, शीट्स का बैकअप नहीं मेरे दोस्त, कॉपी बना के आप रख सकते हैं सिंपल। ये हमारे नॉर्मल कंप्यूटर अकाउंटिंग की सॉफ्टवेयर की तरह नहीं है कि हम इसका बैकअप बना दें। हाँ, आप इसकी कॉपी बना के USB DVD में अलग से रख सकते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर को ये प्योरली कि हम उसका बैकअप फाइल का बना दे रहे हैं, इसको आप कॉपी बना के रख लें USB CD वगैरह में जहाँ चाहें, पता। अच्छा खैर, कस्टम हेडर पे क्लिक करने के बाद अब आपने कैसे पूछा है कि आपको लेफ्ट में साइड पे बैकअप बनाना है, सेंटर में बनाना है, या राइट में बनाना है। मैंने कहा मुझे सेंटर में बनाना है। सेंटर में हेडर लिख लेंगे, और क्या लिखना है, मैंने कहा मुझे लिखना है फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस। सर इसको बोल्ड वगैरह करना चाहो, जैसे वर्ड में क्या आता है, तो ये फॉन्ट पे क्लिक करके आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो, इसका साइज वगैरह बड़ा कर सकते हैं। ओके करा, सही है, डन। ओके, ये तो गया हेडर। पेज के नीचे ज़्यादातर क्या लिखा होता है, पेज नंबर लिखा होता है। अब एक्सेल में पेज नंबर कहाँ से दिया जाता है, अगर हम वर्ड में टाइपिंग कर रहे हो तो वर्ड में तो सामने ही आ रहे होते हैं पेज नंबर का ऑप्शन। एक्सेल में पेज नंबर कहाँ से दिया जाता है, देखो फुटर में न लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करो, ये सारे पेज नंबर के फॉर्मेट दिए हैं। जो भी पेज नंबर का फॉर्मेट समझ में आता है, पेज नंबर का फॉर्मेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे, डन। ओके, ये देख लो। तो इस तरह से आपके पास देख लो, आपकी ग्रिड लाइंस भी आ गई, आपकी रॉ कॉलम की हेडिंग्स भी आ गई, टॉप पे देखो हेडर भी आ रहा है, नीचे फुटर में देखो आपके पास आपका पेज नंबर भी शो हो रहा है। क्लियर है। अच्छा, एक और चीज़ देखो, कभी कभी ये होता है कि मुझे पूरा प्रिंट नहीं चाहिए, मुझे प्रिंट चाहिए सिर्फ और सिर्फ नेम से लेके सेल 3 तक का, अपनी मर्जी का प्रिंट आउट निकालना है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल P कर लेता हूँ या फाइल में जाके प्रिंट व्यू देखता हूँ, तो ये तो प्रिंट व्यू तो पूरा शो कर रहा है, और आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था सिर्फ सेल 3 तक का प्रिंट। तो अब आप क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करोगे आप, जिस चीज़ का आपको प्रिंट आउट चाहिए आपने उस एरिया को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद पेज आउट मेन्यू में आना, पेज आउट में आने के बाद प्रिंट एरिया, और प्रिंट एरिया में क्या है, सेट प्रिंट एरिया। अपनी मर्जी का प्रिंट आउट निकालना है तो जिसका प्रिंट आउट निकालना है उस एरिया को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद पेज आउट में आओगे, पेज आउट में आने के बाद प्रिंट एरिया, और सेट प्रिंट एरिया कर देना। अब जब मैं प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ, ये देखो, सिर्फ और सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रिंट प्रीव्यू शो करेगा, जो आपको प्रिंट चाहिए। खत्म करना है, वहाँ पे सिलेक्ट करा, और उसको क्या कर लोगे, क्लियर प्रिंट एरिया। अब अगर मैं प्रीव्यू देखता हूँ तो वापस वो पूरा प्रीव्यू शो करवा देगा। ये देखो, सही है। फरहान मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने ये कहा कि अगर आपको ग्रेड लाइंस चाहिए, रॉ कॉलम की हेडिंग चाहिए, तो आप क्या करोगे, पेज स्टार्टअप में जाना, शीट में जाना, दो चीज़ों को टिक करोगे यहाँ पे, ग्रेड लाइंस को और रॉ कॉलम हेडिंग्स को। सेम तरह से अगर पेज के ऊपर कुछ लिखना है तो हेड, और नीचे कुछ लिखना है, हेडर फुटर में आओगे, ऊपर लिखने के लिए कस्टम हेडर पे क्लिक करोगे, ये आ गया आपके पास। और फूटर में कुछ लिखना है तो पेज नंबर चाहिए, तो यार पेज नंबर के फॉर्मेट, जो भी पेज नंबर के फॉर्मेट चाहिए वो यहाँ से आके सिलेक्ट कर सकते हो। खत्म, सही है। अच्छा जी, अच्छा तौकीर पूछे सर, अगर पेज का डेटा जो है वो दो पेजेस पे है और हमें एक पेज पे लाना है, तो मेरे दोस्त तौकीर उसके लिए यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिया हुआ होता है फिट टू वन का। अभी तो ये एडजस्ट करा हुआ है इसने 100% पे। अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल दो पेज का डेटा है और तुम्हें एक पेज का है, तो फिट टू वन पे क्लिक करोगे और ओके कर देना, तो चाहे वो दो पेज का डेटा हुआ, तीन पेज का डेटा हुआ, वो एक पेज पे आ जाएगा। लेकिन ये याद रखना तो कि फिर वो जो फॉर्मेटिंग है ना, जो फॉन्ट साइज वगैरह है, वो अपने लिए फिर फीड स्टार्ट करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कि जो तुम्हारा डेटा है वो तीन पेजेस के लिए से बना हुआ है।
और तुम्हें चाहिए 2 पेजेस के लिहाज से, तो फिर जो फॉन्ट साइज है या फॉर्मेटिंग है वो अपने लिहाज से फील्ड सेट करके बताएगा, वो एक पेज में तो ले आएगा लेकिन अपने लिहाज से लेकर आएगा, इस बात को याद रखना। सही है। अच्छा जी, एक और देख लो प्रिंट में ऑप्शन। ऐसा नहीं हो सकता शबाश, एक ही फॉन्ट आएगा बेटा, जो आपने सेलेक्ट करा वो सब पे अप्लाई होगा। हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अप्लाई नहीं हो सकता। जो आपने पहले पेज पे लादने थे फूटर, सॉरी, फूटर आप एक ही मरतबा लिखते हैं, जो फूटर में एक मरतबा आपने डिजाइन या सिलेक्ट कर ली फील्ड, वही हर पेज पे अप्लाई होगी, अलग अलग नहीं हो सकती। एक और चीज देख लीजिए इसमें। इसके लिए अब आप डेटा, मैंने क्या करा, आपको बड़ा कर दिया है। सही है, ये मेरा डेटा बड़ा हो गया है। अब अगर मैं इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको, तो ये तकरीबन आपका प्रीव्यू जा रहा है 3 पेज का। ये पहला पेज आ रहा है, ये दूसरा पेज आ रहा है, और ये तीसरा पेज आ रहा है। आ तो रहा है प्रिंट, लेकिन मसला क्या आ रहा है, सबसे बड़ा मसला ये आता है कि हर पेज पे हेडिंग्स रिपीट नहीं हो रही। अब अगर फॉर एग्जांपल 15 पेज का आपका प्रिंट आउट है और आपके हर पेज पे हेडिंग रिपीट नहीं हो रही और मुझे नहीं पता कि भाई ये टॉप हेडिंग क्या थी, तो क्या वापस पहले पेज पे आगे देखो? ऐसा नहीं है। तो लास्ट चीज मैं क्या बता रहा हूँ कि हर पेज पे आप अपनी हेडिंग्स को किस हिसाब से रिपीट करवा सकते हैं, तो ये कहलाता है रिपीटेशन ऑफ हेडिंग, रिपीटेशन ऑफ रॉ। रिपीटेशन ऑफ हेडिंग या रिपीटेशन ऑफ रॉ। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप जाओगे पेज आउट मेन्यू में, पेज लेआउट में आएगा प्रिंट टाइटल्स, और प्रिंट टाइटल्स में जाने के बाद शीट का ऑप्शन में आना। शीट में आने के बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है रॉ टू रिपीट एट टॉप। यहाँ पे क्लिक करके जिन रॉस को रिपीट करवाना है सिर्फ और सिर्फ उनकी सिलेक्शन कर लेना। जिन रॉस की रिपीट करवाना है उन रॉस को आप सेलेक्ट कर लेंगे, देन ओके। सही है। अब अगर मैं प्रीव्यू देखता हूँ आपको, ये देखो ये पहला पेज है। सही है। उसके बाद ये देख लो, ये सेकंड पेज आ गया आपके पास, और ये आपके पास आपका थर्ड पेज आ गया समझ में? क्लियर है? तो इस तरह से आप हर पेज पे अपनी हेडिंग्स को रिपीट करवा सकते हैं। राइट। तो ये था रिपीटेशन ऑफ रॉ, रिपीटेशन ऑफ हेडिंग। तो यहाँ पर आके आपके प्रिंटिंग ऑप्शन कंप्लीट हुए। शाबाश यार, मैंने तो ऐसा नहीं देखा, खैर आप कह रहे हैं तो मैं देख लूंगा। बाकी जाकिर जो आपने सवाल पूछा बिल्कुल रिमूव करवा सकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन वो ऑप्शन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है कि वहाँ पे ABC लिखा हुआ आ रहा होता है और आपके पास 1 2 3 4 लिखा हुआ आ रहा होता है। बिल्कुल हटा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अगर पॉसिबल रहा तो नेक्स्ट क्लास में देख के बिल्कुल आपके साथ शेयर कर लूंगा जाकर। सही है। सही है स्टूडेंट, यहाँ तक तो यहाँ पर आके आज का आपका ये टॉपिक प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास एक्सेल की लास्ट क्लास है, जिसमें आपका लास्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग का टॉपिक रह गया है। इंशाल्लाह वो हम लोग कवर करेंगे। उसमें इसी टॉपिक का, इसी चैप्टर का एक और टॉपिक रह गया है, 2 टॉपिक रह गए हैं, शीट प्रोटेक्शन और वर्कबुक प्रोटेक्शन। तो वो पहले मैं शीट प्रोटेक्शन वर्कबुक प्रोटेक्शन बताऊंगा, और फिर लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आ जाएंगे जो फाइनेंशियल मॉडलिंग का आप लोग को टॉपिक है, जिसमें जनरल एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस और इनकम स्टेटमेंट वगैरह में परफॉर्म करूंगा। सही है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे एक्सेल की आप लोग की लास्ट क्लास होगी। सही है। जो हमारा पुराना बैच था जिसका सिर्फ एक्सेल आ गया था, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट रहेगा। सही है। बिल्कुल अपडेट करेगी जाकिर, समीर सॉरी, बिल्कुल अपडेट करेगी। सही है, याद रखिएगा, क्योंकि आपने लिंक बना दिया है जमीर, तो वो अपडेट लाजमी करेगी अगर आपकी वर्ड फाइल बंद भी पड़ी है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। सही है। तो स्टूडेंट, तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।